सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। हर हफ्ते आप ये प्रोग्राम देखते हैं जिसमें भारत से मेहमान मौजूद होते हैं, पाकिस्तान से पैनलिस्ट मौजूद होते हैं, पाकिस्तान और भारत के इशूज़ पर बात होती है, खुलकर बात होती है, हर कोई अपनी राय का इजहार करते हैं। इस प्रोग्राम की खुसूसियत खासतौर में आज मैं ये बताना चाहूँगी कि हम किसी की भी आवाज़ नहीं दबाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को लगता है कि जब आप पाकिस्तान से प्रोग्राम करते हैं तो भारत के जो मेहमान हैं उनकी आवाज़ ना दबा दी जाए, या फिर अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ से जब कोई भारतीय प्रोग्राम्स में शिरकत करता है तो बहुत से पैनलिस्ट इनसे मेरी बात होती है। अक्सर मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रह चुका है कि वहां पर अक्सर आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। तो मेरे प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात यह पाक भारत टाकरा में कि हम इंडियन गेस्ट की भी आवाज नहीं रोकते हैं, नहीं दबाते हैं, उनकी आवाज को म्यूट नहीं किया जाता है। तमाम लोग आर्गूमेंट से बात करते हैं, जो बात कहना चाहता है खुलकर उसको बात करने का मौका दिया जाता है। मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ। लाहौर से मेरे साथ बैठी हैं जी मलिहा हाशमी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मलिहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, अगेन आई वुड से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंडिया से जो मैं गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल संत पॉल हैं जी। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पंकज श्रीवास्तव साहब हैं। पंकज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पंकज साहब मेरे ख्याल से पाक भारत टाकरा में पहली बार हमारे साथ आज प्रोग्राम में, बाकी 3 गेस्ट अक्सर प्रोग्राम में आते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगी। कर्नल साहब, आपने सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली से खिताब किया था उसमें उन्होंने खुलकर बात की इंडिया में जो हो रहा है, इंतहा पसंदाना इंडिया का रवैया, शिद्दत पसंदाना इंडिया की जो पॉलिसीज, उस हवाले से बात की उन्होंने। आपने भी वो खिताब सुना होगा। कितने नंबर देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को? कुछ सीखा भारत ने? जी, आपने ये देखा होगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने जो आवाज यूएन के लिए उठाई वो एक मानवता के लिए उठाई थी। और उन्होंने कोरोना और यूएन पे क्वेश्चन किए थे कि यूएन का क्या रोल है विश्व शांति के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने सिर्फ एक रीजन की आवाज उठाई थी, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक विश्व के लिए आवाज उठाई। तो मैं आप देखेंगे दोनों की तुलना करके आप स्वयं ही जान पाएंगे कि उनका विजन कितना था और उनका विजन कितना। जी, अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ एक रीजन के लिए आवाज उठाई थी? मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत से इश्यूज पे आवाज उठाई थी। मलिहा के लिए आवाज उठाई, बिल्कुल, मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाई, जो जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज उठाई, बिल्कुल ब्लास्फेमी के अगेंस्ट आवाज उठाई, और जो इनइक्वालिटी है पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठाई, और पूरी दुनिया को 1 यूनिट के तौर पे पेश किया। बिल्कुल, और ये बड़ी खूबसूरत बात कोरोना के हवाले से बात की। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये भी कि दुनिया में किसी भी हिस्से पर अगर इनजस्टिस होगा तो वो पूरी दुनिया के जस्टिस सिस्टम को एक खतरे के तौर पर पेश होगा। हाँ। जो कि मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात है। और अगर भारत में मौजूद माइनॉरिटीज जो लोग भी मोदी साहब की जो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है उससे, और अब मेरे ख्याल से उस सोच से बच्चा वाकिफ है। एग्जैक्टली। तो वो उनके लिए बड़ी, मतलब उन सबको हिट की जाके। और ये बहुत अजीब सी बात है वैसे कि इनके वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उठकर चल दिए, जबकि वो लम्हा था रिफ्लेक्ट करने का कि कितनी जबरदस्त बात की पाकिस्तान के वजीर आजम ने। और ये मैं इसलिए नहीं कहती कि मेरे मुल्क के वजीर आजम है तो मैं ये बात करूं, पहले भी तो कई वज़ीर आजम गुजरे ना, और हम तनकीद भी करते हैं। पुराने वज़ीर आजम हम तनकीद भी करते हैं। पुराने वजीर आजम नहीं उस तरह से बात को उठाते थे तो उन पर हमने खुलकर हमेशा तनकीद। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि इमरान खान पाकिस्तान से हैं, इट्स अबाउट द फैक्ट कि इमरान खान जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात कर रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग दलील के साथ उन्होंने बात की। और आपने देखा फिजा कितनी थोड़ी सी देर में बड़ी दलील के साथ कॉम्प्रिहेंसिव बात और तमाम पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया, जो पूरी दुनिया ने फिर उसको। बल्कि अच्छा, पंकज साहब आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी खान साहब के हवाले से कि उन्होंने जो खिताब किया जनरल असेंबली से उसमें खासतौर पे इंडिया के हवाले से खुलकर बात की। अब आपसे सवाल इसलिए बनता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया और अच्छी बात वो करेंगे तो हमें तो खुशी होगी, और आपके मुल्क को जो आईना दिखाया गया, आपके देश में जो पॉलिसीज है, मैं इंडिया की बात नहीं करी, इंडिया में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को पसंद करते हैं, इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी जो हाँ पॉलिसी इस टाइम पे, आपके यहाँ जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी साहब, वो क्या चाहते हैं कि दहशत गर्दाना सोच, शिद्दत पसंदाना सोच, ऐसी सोच जिसमें बकायदा आपको, आप जो कहते हैं सेकुलर इंडिया, सेकुलरिज्म की तो धज्जियां उड़ा दी ना, वहां पे कोई माइनॉरिटी खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, वहां पे मुसलमान सफर कर रहे हैं,
सिख जो हैं वो अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, वहां पे क्रिश्चियन परेशान है, सिर्फ हिंदू वहां पे खुश हैं। क्या कहेंगे इस इंडिया के हवाले से? और जो इमरान खान साहब ने खुलकर बात की, उस बात से आपने क्या समझा? देखिए साहब, इमरान खान साहब ने जो बात की वो कश्मीर का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने इंडिया के बारे में ये सब बातें की। लेकिन आप इंडिया आकर के देखिए, इंडिया में अगर मुसलमान वाकई दुखी होते, वाकई उनके ऊपर इस तरह की तशद्दुद होती, वाकई उनके ऊपर इतना जुल्म होता, तो आप देखिए दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है वो हमारे यहाँ नहीं रह रही होती। और इसके अलावा भी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें भारत के मुसलमान बुला करके नहीं लाते, मतलब जोर डाल करके कि भैया उन्हें वहां से बर्मा से हटाओ, यहाँ पर लाओ। तो अगर मुसलमानों के लिए महफूज जगह नहीं है हिंदुस्तान, तो फिर इतने सारे मुसलमान कैसे रह रहे हैं हमारे यहाँ? दूसरी बात, फिर रोहिंग्या मुसलमान हमारे यहाँ कैसे आ रहे हैं? और रही बात सिख और ईसाइयों की, बल्कि ईसाई तो मैं आपको बताऊं, पंजाब में ईसाइयत पहले कभी नहीं थी। आज आपको ढेर सारे चर्च मिल जाएंगे। मिशनरीज जो हैं, डेनमार्क के मिशनरीज और दूसरे कई यूरोपियन ममालिक की जो मिशनरीज हैं, वो यहाँ आके एक्टिवली सपोर्ट कर रही हैं, अपने अपने लोगों को बढ़ा रही हैं। बहुत सारे, मेरा एक सहाफी सिख दोस्त था जिस चैनल में काम करता था, उसके पिताजी सिख हैं, पगड़ बांधते हैं, मतलब साफा जो सिखों का अटायर होता है, और वो ईसाई बन गया है। तो किसी को कोई एतराज नहीं है इस बारे में। और सिर्फ ये आपका पंजाब ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के नॉर्दर्न इंडिया के कई और ऐसे इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड है, हरियाणा के कुछ इलाके हैं, हरियाणा का जैसे नूह इलाका है, वहां 90% आबादी मतलब मुसलमानों की है। और इसके अलावा आपको बताऊं ईसाई मिशनरीज बहुत तेजी से हमारे यहाँ काम कर रही हैं। और जहां तक रही बात, वो आप जो बोल रही हैं कि बाकी सब लोग दुखी हैं, सिर्फ हिंदू खुश है, ऐसा नहीं है जनाब। हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग दुखी हैं जिनकी कोरोना के कारण नौकरियां चली गई हैं। लेकिन वो जो आप बोल रही हैं कि आपका इशारा जिस तरफ है कि साहब दो समुदायों में संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप आकर के देख सकती हैं, या फिर आपके अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट से उन्हें भेज करके आप रिपोर्टिंग करवाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो नहीं, चले ब्राह्मण्स के अलावा छोटी जो जात जो आपके, ये मलिया आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बल्कि आप ही कहना चाह रही हूँ कि ब्राह्मण्स के अलावा जो दीगर जातें हैं हिंदुओं की भी, उनको they are literally looked down upon by Brahmins, isn't it so? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी जात पात का कॉन्सेप्ट है, शूद्र, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, जो आप बोल रही हैं ये दरअसल क्या है कि आपको ये मालूम है कि हिंदुओं में 4 जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, शूद्र सबसे, दलित ही बोलते हैं। हाँ, दलितों के बारे में बता रहा हूँ। हमारी मायावती जो है, नहीं तो क्या जो दलित होते हैं जिनको शूद्र कहते हैं, वो क्या इंसान नहीं होते? हाँ, क्या वो इंसान नहीं है? पंकज साहब, चले पंकज साहब आप यहीं से जरा शुरू कीजिएगा। आप जरा प्लीज, मैं जरा आपकी इजाजत से ब्रिगेडियर हारिस को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, दोबारा मौका देती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, पंकज साहब ने वही नक्शा खींच दिया जो अक्सर भारतीय एनालिस्ट खींच देते हैं। क्या ये भारत का ही नक्शा था कि वहां पे सब बराबर है? आपको लगता है वहां सब बराबर है? आई थिंक जब से ये गवर्नमेंट आई है, आप मुझे बताएं कि समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, गुजरात में क्या हुआ, बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, और फिर लिंचिंग ऑफ काउस। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि किस तरीके से बेचारे वो कौ अगर ख़रीद के लेके जा रहे गए तो उनके साथ क्या जुल्म होता है। उसके बाद मुसलमानों को जो खड़े खड़े मारे, दिल्ली इंसिडेंट जब ट्रंप आए थे तो न्यू दिल्ली में क्या किया गया मुसलमानों के साथ, वो आप इसको देखें। आई थिंक जितने मुसलमान वो परेशान हैं। और सबसे बड़ी तो जो कश्मीर की बात की गई, क्या अब कभी और मैं साथ जरा ये भी ऐड कर लूं ब्रिगेडियर साहब, गुजरात में जो हुआ था तारीखी जुल्म था वो, और गुजरात में जिसने वो जुल्म किया था तब वो वजीर आला था, और उसको उसकी शाबाशी ये दी गई कि कुछ साल बाद वो बंदा इस टाइम पे वजीर आजम है भारत का। यानी किस बुनियाद पे? क्या उसके सीवी में है, क्या उसके खाते में है? जुल्म की दास्तानें रकम की गई गुजरात में, तो आज वो वहां का प्रधानमंत्री है। डॉक्टर फिजा इसको देखें, वो उनके वहाँ पर अमेरिका ने और बरतानिया ने इनके वीज़े देने इनको बंद कर दिए थे। और इसके बाद जो एक अभी आपके खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, जो उन्होंने जिक्र भी किया, इस्लाम फोबिया जो हाल है कि वहाँ कोविड-19 में कह रहे हैं मुसलमान कोविड-19 लेकर आ रहे हैं, ये हालत है उनको आइसोलेट करने की। इस तरह विक्टिमाइजेशन हो रही है। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आ गया, एनआरसी आ गया, वो किसके खिलाफ है? तो ये अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से वो एक
जो एक पूरा एक नक्शा बदल दिया सेकुलर इंडिया का। अब तो बिल्कुल वहाँ बल्कि मुसलमानों को साबित करना पड़ेगा कि वी आर लॉयल टू दिस कंट्री, हम यहाँ के रहने वाले, हम यहाँ के इंडिया रह गया। बिल्कुल हाँ। और ब्रिगेड साहब कितना जुल्म है कि इतने साल वहाँ रहने के बाद वहाँ पे, बल्कि इतनी कुर्बानी है कि वो लोग, खैर यहाँ पे मेरी थोड़ी सी नेगेटिव राय भी होगी कि कायदे आजम ने जो दो कौमी नजरिया पेश किया था उसकी मुखालफत भी की थी भारत में रहने वाले जो इस टाइम पे इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम जो उनके वालिदैन ने। तो वहाँ पे अब देख लें कि वो उनकी दूरंदेशी को सलाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, क्या वहाँ पे वो सब लोग मान भी रहे हैं, इनके पार्लियामेंटेरियंस मान रहे हैं कि चले बड़ों से गलती होगी, बाउजदाद से गलती होगी, लेकिन अब इंडियंस को तो सोचना चाहिए ना कि चले हमारी नजर में उनकी तरफ से गलती हो गई, लेकिन उन्होंने भारत की मोहब्बत में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अब भारत में उनको अपनी मोहब्बत साबित करनी पड़ रही है। क्या मिला उन्हें, उनके बच्चों को? जी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ये कर्नल सन। डॉक्टर फिजा, अब आप अगर देखें कश्मीर में, जी ब्रिगेड साहब, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जी ब्रिगेड साहब आपकी दोबारा आती कर्नल साहब, मुसलमान देखें डॉक्टर फिजा, इसके अलावा मुसलमान, जी बताएं। ओके जी ब्रिगेड साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी ब्रिगेड साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। कर्नल सन जी प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। देखिए मैम, आप इंडिया के अंदर जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इवन जुडिशरी में और आर्मी के अंदर भी हाई रैंकिंग प्लस यंग ऑफिसर्स भी, आप ये देखेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा प्रदर्शन है, माइनॉरिटीज का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, कोई भेदभाव नहीं है। उसके अलावा जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि जब CAA, आप ये देखिए कि कितने क्या किसी की नागरिकता गई है, क्या किसी भी माइनॉरिटी की किसी की नागरिकता गई है? मेरा आंसर है माइनस, जीरो नहीं माइनस, किसी की कोई नहीं गई। ये एक प्रोपेगेंडा था, इसको हाईलाइट किया। आप ये देखिए कि किसी की भी कोई नागरिकता गई हो तो आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए किसी की कोई नागरिकता गई हो। हमारे देश के अंदर हमारा भाईचारा है, कौमी भाईचारा है। जब भी देश के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है, हम लोग इकट्ठे हैं। गुजरात भाईचारा कौन सा है? बिल्कुल जी अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाहती। सर मैं आपकी इजाजत से एक सवाल और साथ ही मुस्लिम्स की बात नहीं, सिख भी वहाँ सफर कर रहे हैं। मुसलमान तो छोड़े, मुसलमान तो जाहिर है वैसे माइनॉरिटी में तो नहीं आते स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि माइनॉरिटी में जो लोग 25% के लगभग हों वो उनको माइनॉरिटी तो आप नहीं कह सकते। इसके बावजूद उनको बराबर इंसान का नहीं मिलता मकाम। मैं पूछना ही चाहती हूँ सर कि अगर इतना ही अच्छा भाईचारा है तो खालिस्तान की डिमांड क्यों करते हैं? माजरत चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, भारत के बीच में बोलने के लिए मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन किसने कह दिया आपको कि उन्हें बराबर का हक नहीं है? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस क्रिकेट और हॉकी, ये मैं बता दूं, एक मिनट मुसलमान कम्युनिटी से हुए हैं। अच्छा जी मुसलमान कम्युनिटी से बहुत सारे लोग हुए हैं। और दूसरी बात जो NRC की आप बात कर रही हैं, एक मिनट डॉक्टर जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पंकज साहब, ब्रिगेडियर साहब की इजाजत से एक पॉइंट जरा मैं ऐड कर दूं। मलिहा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। पंकज साहब आपको मैं जरा एक और चीज, राइट्स जी इंडिया, जी ब्रिगेडियर साहब जी, ठीक, किसका इंटरव्यू? सुब्रमण्यम ने एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को इंटरव्यू देते कहा कि इंडिया में राइट्स आर इक्वल राइट फॉर इक्वल्स, बाकी मुस्लिम आर नॉट इक्वल। ये उनके वर्ड है, क्लिपिंग है। वो कहते हैं मुसलमान इक्वल है ही नहीं, ये कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। दे आर ऑन अ, वो बिल्कुल लो कास्ट के अंदर है। जैसे ये दलित को समझते हैं, जैसे ये बाकियों को समझते हैं, उस तरह ये मुसलमानों को समझते हैं। तो आई थिंक ये उनका बड़ा क्लियर क्लिप है, जो क्लिप बड़े ओपनली कहते हैं कि इक्वल के राइट्स आर इक्वल फॉर इक्वल और मुसलमान इक्वल नहीं है। ये उनका क्लिप है जिससे पता चलता है सोच। अच्छा, और बाहर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी की तो मेरे ख्याल में सबको पता है कि एक और पॉइंट है ना पंकज साहब, आपने मलिहा से पूछा कि किसने कहा कि वहां पे सिखों को बराबरी के हुकूक नहीं दिए जाते हैं या सिख आपके लिए बराबर नहीं है जिस तरह हिंदुओं की जो अहमियत है। तो मुसलमानों के हवाले से जब मैं सवाल पूछती तो फिर आप लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान है मुसलमानों का देश है तो इसलिए मुसलमानों के साथ सिंपैथी हमदर्दी रखते हैं। अब चले सिखों की हम बात कर लेते हैं। आपने कहा किसने कहा? सिख जो खालिस्तान तहरीक है, ये आपकी बात का जवाब है कि अगर वो इतने खुश है तो खालिस्तान तहरीक खालिस्तान तहरीक को तो पैसा आपके मुल्क से ही मिल रहा है, आपके मुल्क से ही चल रहा है। वो जो बब्बर खालसा और ये खालिस्तान तहरीक वगैरह चल रही है, पैसे की बात आप करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। मैं आपके साथ सबूत समेत बात करूंगी।
लेकिन आपको एक बात, हरदीप सिंह पुरी हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हरदीप सिंह पुरी जो कि सिख है, हमारे यहाँ से मिनिस्टर हैं। अभी जिन मिनिस्टर साहिबा ने ये फार्म बिल के चलते इस्तीफा दिया हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से, वो सिद्धू साहब की वाइफ हैं, वो भी मिनिस्टर हैं, वो भी सिख समुदाय से आती हैं। और अमरिंदर सिंह जी, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो भी सिख हैं। जैल सिंह हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 10 साल तक रह चुके, वो भी सिख हैं। वो तो सिख हमारे यहाँ सिख, सर हमारे यहाँ सिख जो है आबादी उसकी बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन टैक्स पेइंग कम्युनिटी है, बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स देते हैं, और ये बहुत बड़ी सरमायादार कम्युनिटी है। ये फौज में भी जाते हैं, सरमायादारी का काम भी करते हैं, ये अहम पॉइंट बिल्कुल। सर वो तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी क्या मिल रही है? मतलब देखे ना, आपके अपने बीजेपी सर, कथा कलामी के लिए माजूद खाऊं सर, आपके अपने बीजेपी और आरएसएस के आपको लोग बरमला कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को। देखिए ना, बीजेपी की अब मुझे वो याद आती है, लड़की बड़ी जबरदस्त थी, एक इंडियन लड़की बड़ी वायरल हुई थी आज से चंद माह पहले, जिसने खुलकर मोदी साहब को एक्सपोज किया था भारत में खड़े होकर। सोशल मीडिया पे बहुत, वो हिंदू थी ना, वो मुसलमान थी ना, क्रिश्चियन थी ना, वो सिख थी, वो हिंदू लड़की थी जिसने हिंदुस्तान में खड़े होकर मोदी की फैशिस्ट अप्रोच को बेनकाब भी किया। और उसने खुद को डिस्टेंस किया। हम पढ़े लिखे जो हिंदू कम्युनिटी है भारत की, हम ऐसे नहीं है जैसे मोदी हैं। डॉक्टर फिजा खान जी, अगर मोदी साहब फाशिस्ट होते तो दूसरी बार 303 सीटें लेकर के संसद में नहीं आते। और जिस अमेरिका ने उन्हें कभी बैन किया था, उसी अमेरिका ने किस तरीके से उनका इस्तेकबाल किया, ये आप भूल गई क्या? ये आप कैसे भूल सकती हैं? और मुझे चलिए अमेरिका की बात करते हैं, जरा दूसरा सुन ले। एक अभी हालिया खबर है, सुन ले, हौसला रख के खबर सुन ले। अमेरिका की आपने बात की ना, ब्रिगेडियर साहब आप भी जरा सुनिएगा, मलिया आप भी सुनिएगा, और भारतीय एनालिस्ट जरा कान खोल के सुनिएगा। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक भारतीय बैंकों ने मुतादिद ऐसी ट्रांजैक्शंस की हैं जो कि मशकूक है, और रकम का दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का खदशा जाहिर किया गया है। सुना आप दोनों ने। और अब ये जो कुलभूषण है या ये जो एजेंसीज हैं, अफगानिस्तान की एजेंसी आप समझ लें, एनडीएस, इसके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर कहां से करवाई जाती है? आप रकम की बात करते हैं, आप कह रहे हैं खालिस्तान तहरीक में रकम पाकिस्तान देता है, ये आपका इल्जाम है, बोहतान है। सेम उस तरह जिसे आप कहते हैं कि कश्मीर में जब जुल्म आपकी फौज करती है, आपकी सेना के लोग उन पर पहले गन से उनकी बिनाई छीनते हैं, उन पर आप वार करते हैं हथियार के साथ। अगर वो अपने बचाव के लिए हिफाजत इंतजाम के तौर पे पत्थर उठा के खड़े होते हैं मासूम बच्चे, तो आप कहते हैं वो आतंकवादी है और पाकिस्तान फंडिंग करता है। अब ये बता दें, अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक आपके भारतीय बैंकों से ट्रांजेक्शन हुई है, और ये जो पैसा ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, ये बताए ना साहब, ये तो इस बात का जवाब नहीं देंगे ना। मुझे बताएं, जो कुलभूषण है, जब उसको गिरफ्तार किया गया था, उससे कैश में रकम मिली थी, क्या करा था हमारे मुल्क में? ये पैसा कहां से आता है? ये होती है फंडिंग। डॉक्टर फिजा, मैं अगर मुझे कुछ इजाजत दे बोलने की तो मैं कुछ बताऊं। डॉक्टर फिजा, आप ये देखें। चले ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट दे दें, फिर ये कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया। ब्रिगेडियर साहब आपसे मैं थोड़ी इजाजत चाहूंगी। जी आप कंप्लीट करें, फिर ब्रिगेडियर साहब और मैं पाकिस्तान से मलिया का मौकिफ लेती हूँ। जी पंकज साहब, इस बात का जवाब चाहिए मुझे, और कोई बात नहीं। जो आप बोल रही हैं मासूम है, वो पत्थर मारने वालों को आपने खुद मासूम बोला। वो मासूम क्यों पत्थर मारते हैं हमारे फौज पर? क्योंकि वो फौज उन आतंकवादियों से, उन दहशतगर्दों से लड़ रही होती है। बुरहान वानी दहशतगर्द था, उसे वहां के लोगों ने हीरो बना दिया। तो आपकी फौज आतंकवादी नहीं है? तो आपकी फौज क्या है? आपकी फौज क्या है? वर्दी में आतंकवादी, वर्दी में आतंकवादी। आपकी फौज जो है बिना वजह की टेंशन करती है। याद फ्रीडम फाइटर के लिए कहां बात करें आतंकवादी? लोगों की बिनाई आप छीन रहे हैं। अच्छा, औरतों की इस्मत दरी, रेप के वाकयात होते हैं, बूढ़ी खवातीन का रेप किया जाता है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कर्फ्यू पाकिस्तान ने लगाया था कि आपकी फौज ने और आपने। अच्छा एक मिनट में लिहा, ये बड़े स्मार्ट है, गोल कर रहे। पंकज साहब 1 मिनट, आपकी तरफ आऊंगी, जरा इसका जवाब दे दें कि जो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने भारतीय बैंकों की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके हवाले से जो बताया, ये जरा बता दें, ये पैसा आपके बैंकों से 1 मिनट, ये जो आपकी बैंक से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जरा इसके बारे में बता दें, जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पैसा जो है टेररिज्म या दहशतगर्दी जैसी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। सपोर्ट नहीं करता है। आप इसका जवाब दे दें। तो फिर ये कौन से डिपार्टमेंट या अमेरिकी डिपार्टमेंट ही कह रहे हैं स्पॉन्सर क्यों करता है? हाँ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है मैडम, अमेरिकी डिपार्टमेंट है ना ये जो ये बात कह रहे हैं। अगर इसको सू कर दें, हाँ सू कर दें इनको। सर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट जो ट्रेजरी वाला है इसको सू कर दें। हाँ जी ब्रिगेड साहब, देखिए अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी कह रहे हैं ये बात, अब उसको भी कह रहे हैं कि ये डिनाई करेंगे। सर मुकदमा कर देना, इन पे अदालत में ले जाएं। जी ब्रिगेड साहब वो तो नहीं मान रहे।
अमेरिकन ट्रेजरी ने डॉक्टर फिजा अमेरिकन ट्रेजरी ने 44 बैंक्स जिसमें उनका नेशनल बैंक, पंजाब बैंक 1.53 बिलियन डॉलर्स, और उसके बाद उन्होंने वहां से पैसा सिक्किम, केरला और उसके बाद पूरा बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी, और उसके बाद बलोच लीडर्स को जो पैसा दिया जाता है, ये सारा पैसा उसमें है। और साथ ही साथ ये इंडिया का, हमने जब स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ था उस वक्त भी पैसा जो ईमेल के थ्रू दुबई के थ्रू आया था वो भी पाकिस्तान ने सारा मालूम कर दिया था। इंडिया इज डूइंग स्टेट टेररिज्म इन पाकिस्तान। इंडिया इज द बिगेस्ट टेररिस्ट कंट्री नाउ। आई थिंक नाउ इज द टाइम कि पाकिस्तान को चाहिए एफएटीएफ में जाके एंड दे शुड लुक फॉर ब्लैक लिस्ट इन एफएटीएफ। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। टेररिज्म आप करते हैं, आपको बताएं कि टेररिज्म में कौन करता है, पाकिस्तान में टेररिज्म कौन करता है। गुलबचन यादव को किसने पकड़ा? गुलबचन यादव को सजाए मौत की हुई। आपके पास आपके कुलभूषण यादव आपको लगता है एडवाइजर कहते हैं और ये करने क्या आया था? ये पूछे ना क्या करने आया था? मुंबई बिरयानी का स्टॉल लगाने आया था पाकिस्तान में। मेजर गौरव ने खुद कहा कि ये कर देंगे। आप पकड़ ही नहीं पाते। अगर रॉ का वो आदमी होता आप उसे पकड़ ही नहीं पाते। आपको क्या लगता है रॉ वाले इतने लल्लू रॉ का आदमी और किसका आदमी? सर्विंग नेवल कमांडर अजीत डोवाल आप उसको अभी छुड़वाना भी नहीं चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब डॉक्टर फिजा भी उसको छुड़वाना भी नहीं चाहते हैं। आप बता रहे हैं अजीत डोवाल ये और बात बताइएगा। अभी बाबर कादरी को जो मारा गया है, एक मिनट, उसके हवाले से भी कोई भी कहानी सुना दें, कोई भी कहानी सुना देंगे मन घड़त। बाबर कादरी आपको याद है कौन था? बाबर कादरी ने अरनाब के प्रोग्राम में बोला था, आपको याद होगा, अरनाब हमारे मुल्क के हवाले से, मैं इसके अल्फाज नहीं दोहराना चाहती हूँ, साइको सिख आदमी के, जाहिल आदमी के, बाकी वो एक जाहिल आदमी है जो कि स्क्रीन पर बैठा हुआ है। अरनाब गोस्वामी ने हमारे मुल्क का नाम लेके बोला था कि हमें वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहती, हमारे मुल्क के बारे में कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करवाना चाह रहा था। तो उसने आगे से क्या कहा था? उसने उसी के मुल्क के हवाले से कुछ कह दिया। मैं उसके मुल्क के हवाले से भी वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहूंगी क्योंकि हर मुल्क की एक रिस्पेक्ट है। तो अब देख लें कि उसके बाद अरनाब का जो आगे से रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि मेरे प्रोग्राम से दफा हो जाओ, बाहर चले जाओ, गेट आउट। अब उस बंदे को भी मार दिया गया। यानी जो वहां पे बात करेगा कश्मीर के लिए, जो वहां पे बात करेगा मुसलमानों के लिए, उनको मार दिया जाएगा वहां पे। बाबर कादरी भी उनमें शामिल। मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है? क्या कसूर था बाबर कादरी का? मुसलमान उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हिंदुओं के साथ पाकिस्तान, देखिए आपकी गवर्नमेंट इस वक्त अगर हमारे साथ जुल्म होगा तो हम बात करेंगे ना, हम क्यों ना बात करें मुसलमानों की। अच्छा एक मिनट पंकज साहब, अगर पाकिस्तान, एक मिनट मेरी बात सुने। अगर पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज आजाद हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ बुरा होगा, आपके हिंदुस्तान का मीडिया चीख के चिल्ला के उस बात को पिंक को रेड या मैरून करके बताएगा। वो वैसे होगी भी नहीं। अभी 5000 हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। आपके मुल्क में बिल्कुल आजाद है, मुसलमान बनना है और जो इंडिया में थे उनको मार दिया, मुसलमान के साथ शादी कर लेती हैं। कभी अभी बिल्कुल जिसके लिए रमेश कुमार साहब बिल्कुल ये एहतजाज कर रहे हैं। मेरी बात सुने एक मिनट, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ये अहम पॉइंट आपने मुझे याद करवाया। इनका जवाब ले, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक मिनट, डॉक्टर फिजा खान, वहाँ जो इतने अफराद थे हिंदुस्तान में, अच्छा कहते और क्या कहते हैं जिन्होंने खुदकुशी कर ली। एक मिनट पंकज साहब मेरे सवाल सुन ले, फिर आप बेशक 20 मिनट बोलें। पंकज साहब एक मिनट, वो जो अफराद थे जिनको मार दिया गया, 11 अफराद, मेरी बात सुने, उनके लिए आपने कहा और इन्होंने क्या मौकिफ दिया? इन्होंने कहा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। रमेश कुमार साहब 3 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे, एहतजाज करें वो। अब मुझे बताएं कि उनको ये मौकिफ आप लोगों ने दिया गया, आपकी जानिब से मौकिफ ही आया आपके मुल्क की जानिब से कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। 11-12 लोग भी खुदकुशी कर सकते हैं। खुदकुशी को 1 कर लेगा, 2 कर लेंगे, चले 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे। इतने अफराद ने एकदम से खुदकुशी कैसे कर ली? पागल समझते हैं आप दुनिया को? नहीं, मैं किस बारे में आप बात करें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कहा कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो तो हमारे लिए रॉक एजेंट बन जाओ। डॉक्टर फिजा उनको इसलिए किया गया, उनको ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान वापस जा रहे हो तो फिर पाकिस्तान में रॉक एजेंट बन के पाकिस्तान की जासूसी करो। इनकार किया, उन्होंने सबको मार दिया। अब ना उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं, अच्छा ये जो राजस्थान की सीमा पर जो 11 लोग मारे गए थे, 11 लोग की जो मौत हुई थी उसके बारे में आप बोल रहे हैं। खुदा के लिए सीखें ना, आपकी फौज बनने के लिए बोला गया। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब ये शायद समझ नहीं पा रहे कि मैं इनसे सवाल क्या पूछ रही हूँ। इनको जरा याद करवाइएगा कि क्या किया इन्होंने रिसेंटली, इनको जरा याद करवाइएगा।
ये तो 11 अफराद का कत्ल किया गया, इनको जरा याद करवाइएगा। देखें अभी जो बेचारे 9-11 हिंदू गए वो कैसे वो मरे, डॉक्टर फिजा वो बताना चाह रहे थे, तो ये उनको कहते हैं कि तुम जाओ रॉक एजेंट बन के जाके जासूसी करो, उस पर उनको मार दिया, हम नहीं करेंगे। और उसके बाद मारने के बाद एफआईआर काटी है, ना उसकी इंक्वायरी पाकिस्तान कार्यशैली के बारे में, और अगर ये पाकिस्तान में रहता तो आसमान से बढ़, ये प्रॉब्लम है इनकी। ये इस वक्त एंटी मुसलमान लिमिट क्रॉस कर गए हैं, ये बिल्कुल वो चल रहे हैं फाशिस्ट इंडिया जो कि नाजी कर रही है, जुल्म कर दिया। मेरे ख्याल में अपना इन्होंने जो तशक्कुस आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है या नथिंग एल्स, ओनली दे वांट ओनली अखंड भारत हिंदू स्टेट। नेटवर्क में भी जी 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 चलिए अब प्लीज जरा मैं सबसे जरा रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब खामोश रहिए। कर्नल संत काफी देर से खामोश है। कर्नल संत जी देखिए, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, और ये आज फ्री प्रेस है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के कॉरेस्पोंडेंट्स इंडिया के अंदर हैं। आप ये देखिए वहां पे हमारे मुस्लिम भाई और अन्य सिख, बौद्धी, जैनिज्म, दे एंजॉय द इक्वल राइट्स। वो सभी अपना विकास कर रहे हैं और सभी अपने शांति प्रिय से रह रहे हैं। छोटी मोटी घटनाएं कभी हो सकती हैं। 72 फिरके हैं मुसलमानों के भारत में, एक साथ रह रहे हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत क्या है, कोई एक ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहाँ पर 72 फिरके मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। साथ मुंह करते चले जाएंगे फिर ये डिबेट तो नहीं हो सकती ना। 72 फिरके, अच्छा मैं आपको जरा बताती हूँ, 72 फिरकों की आप फिक्र ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आप लोगों को मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत आप बात करते हैं जी, कभी सुन्नी शिया, मतलब मेरा आधे से ज्यादा खानदान सुन्नी है, बीच में कुछ शिया भी है। कितना बड़ा जलसा निकला था। वही बता रही हूँ ना सर, मैं वही बता रही हूँ कि हम कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सुन्नी सैयद हूँ, सुन लें, मैं सुन्नी सैयद हूँ और मेरे ज्यादातर दोस्त शिया हैं और हम लोग ये एक हैं, हम सुन्नी शिया अहले हदीस बरेलवी, हम ये एक रहते हैं। बिल्कुल। अब आप सोच नहीं, हमारी सोच नहीं है। खिलाफ क्या हुआ था, तो वो जिस तरह आपका कुलभूषण यादव जिस तरह आपका आया था उसी तरह सर अहमदिया तो है भी नहीं ना सर, नहीं सवाल उठाए ना मलिया का जवाब सुन लेना। अब आप देखें ये इसी तरह है, आप सुन लें, अहमदी मुसलमान है भी नहीं अनलेस कि वो अल्लाह ताला को एक माने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। ठीक है, कोई भी, मैं हूँ, कोई भी मुसलमान है, जब तक वो उसका ये अकीदा नहीं है तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल चूंकि मैंने कभी आपके हिंदू मत के मजहब पे बात नहीं की, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट, दैट्स बिसाइड द बिल्कुल मजहब पे आप बात क्यों करें। हाँ, असल बात ये है इंसानियत के हवाले से बात, एग्जैक्टली। और चाहे अहमदी भी हो है तो इंसान, अहमदी भी हो, आपने अभी शूद्रों दलितों पर बात की, सुन ले, अहमदी भी हो है तो इंसान। और जब आपके मुल्क में कोई रह रहा है, तो आपके मुल्क में कोई रह रहा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है, मुसलमान में वक्त की जिम्मेदारी है। उसने ये नहीं कहना कि ये मुसलमानों का देश है, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देगा नहीं। अगर कोई हाकिम वक्त है तो उसकी जिम्मेदारी सबका तहफ़्फ़ुज़ है। चाहे अहमदी है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो भी है, रियासत की जिम्मेदारी है। हम टीवी चैनल देखता हूं, एक टीवी एंकर मुझे हिंदू नहीं दिखा, एक रिपोर्टर मुझे हिंदू नहीं दिखा आज तक। आप दिखा दीजिए, एक क्रिकेटर आपके यहाँ हिंदू दिखा दीजिए। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानियों को सही से जानते ही नहीं। मैं जानती हूँ बहुत से हिंदू रिपोर्टर्स काम करते हैं सर, सुन लें, रिपोर्टर्स हैं, एक दो रिपोर्टर्स नहीं है, पब्लिक न्यूज हमारा एक और कंटेम्प्रेरी, सुन लें सर, बोल न्यूज का कंटेम्प्रेरी चैनल है। बल्कि ब्रिगेडियर साहब वो जो जस्टिस भगवान दास क्या हिंदू नहीं थे? हाँ वो भी जस्टिस भगवान दास हिंदू नहीं थे क्या? इतने बड़े ओहदों में फाइज रहे यहाँ पे हिंदू। नहीं, अब आप इकलौते पे आगे, पहले आप कह रहे थे कोई भी नहीं, आपने कहा कोई भी नहीं। अच्छा, आपने कहा कोई भी नहीं। और सेकंड है कि हमने करतारपुर ब्रिगेडियर साहब का जवाब सुने जी। हमने सिख हमारे यहाँ कोई ऐसा डिफरेंस, एक मिनट ठहरे, हमारे यहाँ कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक मिनट पंकज साहब, और मुसलमान ही राज करते हैं पाकिस्तान पर, क्यों नहीं आप बलूचों और हजारा और पठानों? मेरी बात सुने, हमारा वजीर आजम पठान है, हमारा वजीर आजम पठान है सर, हमारे वजीर आजम पुख्तून है, ही इज नॉट पंजाबी। मैडम वो तो फौज ने हमारे सर, हमारे वजीर आजम पुख्तून है, क्या बताएं उनको आप? मैडम उन्हें फौज ने बनाया है। चलो अब फौज आ गई। एक तो अच्छा चले, एक बात है ना, नवाज शरीफ पाकिस्तान में हटा दिया आप लोगों ने। नवाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं, बलोची भी है, पंजाबी सिंधी भी है, नवाज शरीफ इनको काबिल लग रहे हैं ना सर। आपने देखे ना कारगिल वाले बयान के तो काबिल हो गए। सर बात ये है सर कि आपने मतलब की
वो एक मिनट कर्नल साहब, एक मिनट पंकज साहब मेरी बात सुनिए एक मिनट। आपको नवाज शरीफ साहब काबिल लगते हैं? अच्छा जरा बताइए कि उनकी काबिलियत के हवाले से जरा 2 लाइनों में तारीफ कीजिएगा। और बहरहाल उनका जो अदालती मामला है उसमें मेरे ख्याल से हमें नहीं बोलना चाहिए ना, अदालती मामला मेरा बात करना, लेट द कोर्ट डिसाइड। आपके जी आप अच्छा ठीक है, वो मामला कोर्ट में, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो आपके यहाँ बिजली की परेशानी है, सबसे काबिल नवाज शरीफ आपको लगते थे कि पानी की परेशानी है, कारगिल वाले बयान इसके लिए पे काम लगते कर रहे थे थे वो, या नरेंद्र मोदी को या जिंदाल को पाकिस्तान में सैरे करवाते थे, या तकरीबे हलफ बर्दारी जब नरेंद्र मोदी की थी तो अपने कुंबे समेत वहां पर आ गए, अपने बच्चों की बिजनेस टाइकून्स के साथ मुलाकात करवाते रहे, इसलिए काबिल हैं। अगर ये जाती हैसियत के जाती नौयत के फंक्शंस अटेंड करने यहाँ पर आते रहे, कभी आकर पाकिस्तान और इंडिया के मामलात पर बात नहीं की, खारजा पॉलिसी पे बात नहीं की, कश्मीर के इशू पे बात नहीं की। सवाल में थोड़ा सा घुमा देती हूँ, सवाल घुमा देती हूँ, बस ये बता दें कि इमरान खान में क्या बुराई है? उन्हें तो सेना ने बैठा दिया, फौज ने बैठाया है। किस तरीके से उन्हें इलेक्शन आप पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पे बात करता है, ये बुराई है? नहीं, नेशनल इंटरेस्ट में बात नहीं, नेशनल इंटरेस्ट में बुराई है कि वो पाकिस्तान के नेशनल हटा दिया, इंटरेस्ट को अबव ऑल समझता है। देखिए इस्लामोफोबिया जो कि भारत में फैलाने में बड़ा किरदार अदा किया, उस हवाले से खुलकर बात करके इस मसले को हाईलाइट किया। इमरान खान समझता है, डॉक्टर फिजा इनके प्रोग्राम में था, कह रहे थे कि वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन नवाज शरीफ, वी विल नॉट लेट हिम गो। हाँ, डॉक्टर फिजा ये कह रहे थे, मारूफ रजा इंडियन में सुना, ये कह रहे थे वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन नवाज शरीफ में, वी विल नॉट लेट हिम गो, दीज आर देयर वर्ड्स। क्या हम इनको जाने नहीं देंगे, हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है इनके ऊपर, इसलिए ही उससे तारीफें करते हैं, इसलिए कि उनके मतलब की बात करते हैं। उनको बिजनेस इंटरेस्ट भी था, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी था, सर ये भारतीय तजिया निगार मारूफ रजा थे जिन्होंने कहा था दैट वाज द रीजन कि वो चाहते थे कि वो वहां पर हैं। मारूफ रजा भारतीय तजिया निगार हैं जिन्होंने कहा था कि वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ diplomatic and political capital in Nawaz Sharif, and if Nawaz Sharif is taken out of the equation, the whole equation changes. That's what Maroof Raza said. भारत क्यों खर्च करने लगा नवाज शरीफ साहब के ऊपर पैसे? भारत क्यों खर्च करने लगा? Imran Khan and we will not let him go, and we will not let him go. Pakistani voters power. India is really frustrated. नहीं, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, कतई नहीं है। हम लोग अभी इस वक्त सोच छोड़ दें कर्नल साहब, अभी मिलकर बांटने की बात करें, कश्मीर का मसला हल करें, इंडिया की जगह मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अगर कश्मीरी मुसलमान सिख और बाकी जो मिनॉरिटी अगर इकट्ठी हो गई तो आपको समझ नहीं आएगी क्या होगा। ब्रिगेडियर साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे 1 मिनट पहले जरा ये समझने दीजिएगा कि इमरान खान साहब से क्या मसला है भारत को, कर्नल संत साहब जरा बता दीजिए। हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। बहुत पसंद है, जरा उसकी वजह भी बता दीजिए। सवाल सुन लेना, 1 मिनट। नवाज शरीफ आपको बहुत पसंद है, उसकी वजह भी बता दें, और इमरान खान से इतनी नफरत जो है उसकी वजह भी बता दें। नहीं, हमें कोई नफरत नहीं है। पहले मैं कर्नल संत से पूछूंगी, बारी बारी आप जाने, हमें कोई नफरत नहीं है। बारी बारी कर्नल संत, सिर्फ कर्नल संत बोलेंगे। जी मैम, अंदरूनी मामला सवाल समझ नहीं आता तो अंदरूनी मामला हो जाता है। जी कर्नल संत। जी मैम, आप ये देखिए कि हमें इमरान साहब और नवाज शरीफ साहब, इफ वी कंपेयर politically mature and the seasoned politician is Nawaz Sharif साहब, international reputation. Of course, Imran Khan has his own मैच्योरिटी उनकी क्या है? उनकी मैच्योरिटी ये है कि वो आपकी कारगिल के बारे से जो बयान है वो मैच्योर बयान लगता है आपको, और आम की पेटियां भेजते हैं, साड़ियां मोदी की वालदा को, या बॉम्बे इंसिडेंट के बारे में बयान था। चले यहीं से डिफरेंस देख लें, 1 मिनट, एक जुमले में बात खत्म करूंगी। यहीं से डिफरेंस देख लें कि हमारे यहाँ जो गलत बात करेगा हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खुलकर कमेंट्स करेंगे कि हमारे यहाँ नवाज शरीफ क्या करके गया। हम आपकी तरह नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी आपका प्रधानमंत्री है तो भाई हर फन मौल है, बेहतरीन है। जहां इमरान खान गलत होंगे हम इमरान खान पे तनकीद करेंगे, जहां नवाज शरीफ गलत होंगे हम तनकीद करेंगे, कोई भी सियासतदान जब गलत होगा हम तनकीद करेंगे। लेकिन आप लोग कहते हैं कि आपका सब अच्छा है, सब बेहतर है, ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी साहब ने इंडिया का तशख्खुस खराब कर दिया है। नरेंद्र बिल्कुल नहीं किया है। मोदी साहब के आने के बाद हमारी जो इंटरनेशनल प्रेस्टीज है वो बल्कि बढ़ी है। उन्होंने इंडिया को तोड़ने का प्लान कर दिया है। प्रेस्टीज हमारी बढ़ी है सोवियत मोदी साहब के आने के बाद। जा सकते हैं तो इंडिया भी टूट हम जाएगा। एक ऐसे पोजीशन में इस समय पहुंचे हैं जहां पर दुनिया हमारी तरफ देख रही है।
और ये जो आपका नजरिया है वो आपको मुबारक हो, उससे हमें कोई दुनिया कहाँ आपकी तरफ देख रही, कोई पड़ोसी आपसे खुश नहीं है, कोई हमसाया आपसे खुश नहीं है। चीन ने जो आपकी दुर्गत बनाई थी भूल रहे हैं आप, छोड़ दिया, कौन खुश है आपसे? कोई एक बंदा जो आपसे खुश है, सबने छोड़ दिया। अभी आप आइसोलेट हो गए पाकिस्तान को करते करते। अब आपको और जो आपसे खुश भी है ना, इस्तेमाल करते हैं टिश्यू पेपर की तरह। जो ममालिक आपसे खुश है ना, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, फेंक देंगे इस्तेमाल करके डस्टबिन में। आइसोलेट हो गया तुर्की और आज में आप उधर लद्दाख में कोई पड़ोसी इनसे खुश नहीं है, कश्मीर कोई में हमसाया मुल्क इनसे खुश नहीं है, और ये पता नहीं कौन सी बातें कर। तो आप इधर उधर पहुंच के बातें करने लगे। डॉक्टर फिजा इनको ये आइसोलेट हो गए हैं। पंकज साहब ये आइसोलेट हो गए हैं। पंकज साहब, एक मिनट, बांग्लादेश ने पंकज छोड़ साहब, दिया, ये लद्दाख में क्या हुआ था? भूटान ने छोड़ दिया, नेपाल ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को हमने लद्दाख में अब ये देखें कि जो मार पड़ी है, ये इनकी फौज की ट्रेनिंग है कि मार के अपने कमांडिंग अफसर को वो उसने रिवर के अंदर छुपा दिया और वहां पर उसके बाद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फौज कश्मीरी औरतों बूढ़ों को मार सकती है और कुछ नहीं कर सकती। इनको आदत हो गई है कि पहले गन फायर कर और राइफल। अच्छा, एक एक करके बात करें ना, समझ नहीं आ रही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब चलें, लेट हिम स्पीक। ब्रिगेडियर साहब, इनको जरा बोलने दे, एक मिनट। जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। भारतीय पैनलिस्ट जी, पंकज साहब कुछ कह रहे थे, कर्नल संत आप में से जो कह रहा था, प्लीज जरा कंटिन्यू। लद्दाख को लेकर आपका सवाल था, लद्दाख को लेकर आपका सवाल था, उसके हवाले से मैं कहना चाह रहा था 14 और 15 जून की रात को अचानक रात क्या हुआ था? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। रात के समय चीनियों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, हमारे 20 आदमी मार दिए। हमने डिक्लेयर किया हमारे 20 आदमी मारे, लेकिन हमने उनके 43 लोग मारे, ये अमेरिकन एजेंसी ने डिक्लेयर किया। चीन ने एक बार नहीं बोला कि हमारे कितने लोग मारे गए। कैसे मारे, कैसे वो भी बताए ना, मारे कैसे मारे? हमने हाथों से मारे। उनके पास वो डंडे थे, सरिये थे जिसमें कांटे लगे थे, और हम हमारे जो सैनिक सो रहे थे, सोते हुए हमारे सैनिकों पर हमला किया। घूसे मारे, डंडे मारे, लाते मारे, आपके लोग मारे गए। आपने गोलियां चलेंगी जनाब, अब गोलियां चलेंगी। उसके बाद ये मेरे कैसे ब्रिगेडियर साहब, ये मेरी बात सुने, ये वो किसी फिल्म का इवाल सुना रहे हैं, इसमें अक्षय कुमार या अजय देवगन बने होते हैं फौजी। ये किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं, इसमें अजय देवगन बना होता है, भारतीय सेना या कोई ना कोई फौजी का किरदार अदा कर रहा होता है अजय देवगन। डॉक्टर फिजा ये कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों को शहीद कर सकते हैं, नहत्ते लोगों को मार सकते हैं कश्मीर में। आपने भी बचपन में बड़ी फिल्में देखी आपकी भारत। लड़ाई तो लड़ी नहीं, 27 फरवरी को देखा क्या हाल किया, 27 फरवरी को देखा क्या हाल किया इनका। कर्नल साहब, पंकज साहब एक मिनट, पंकज साहब मैं रियलिटी सुनना चाह रही हूँ। पंकज साहब पाकिस्तानी, मुझे लास्ट कमेंट्स भी चाहिए सबके। क्योंकि वहाँ मुसलमान ज्यादा थे, हिंदू कम थे। एक मिनट, कर्नल साहब एक मिनट, मैं रियल स्टोरी, एक मिनट कर्नल साहब, पंकज साहब एक मिनट, मैं रियल स्टोरी जानना चाह रही थी कि हुआ क्या था लद्दाख में। मैं वो नहीं जानना चाह रही थी जो आप अजय देवगन से या अक्षय कुमार से स्टंट्स करवाते हैं ना, उनको भारतीय फौजी का यूनिफॉर्म पहना के, मैं वो पूछना ही नहीं चाह रही थी, वर्दियां पहना के। जो रियल में हुआ था वो बता दें हमें। फिल्में बड़ी देखी हमने, आपकी भी, पाकिस्तान की भी। जी मैम, आप ये देखिए जो 29-30 की जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें इंडिया ने ब्लैक टॉप को जीता है और मोल्डो गैरिजन पे पूरी नजर बनाई है, ये आउटस्टैंडिंग लीडरशिप है और ये इंडियन आर्मी का असीम शौर्य है और पराक्रम है। ब्रिगेडियर साहब को मालूम है कि फाइटिंग कैसे की जाती है और माउंटेन्स के 1000 किलोमीटर एरिया किसने लूज किया वहां पर? सर कर्नल साहब 1000 किलोमीटर एरिया किसने, चाइना ने किसका कब्जा किया ये तो बता दें। सर 1000 किलोमीटर एरिया किसने कब्जा किया है वहां पर ये बता दें। सर कब्जा तो आपने भी हमारा एरिया कर रखा है, जम्मू कश्मीर का चाइना, और आपने सब कुछ दे दिया है, इसलिए आपका कसूर नहीं है, आपकी फौज ने लड़ाई नहीं की है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का हिस्सा तो आपने भी हमारा कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है, आपको 27 फरवरी को हमने दिखा दिया कि आप क्या कर सकते हैं। आपको मेरे ख्याल में ये शुक्र अदा करें पाकिस्तान का कि हमने उसमें भी आपको छोड़ दिया, क्योंकि हम अमन चाहते हैं। आप हमारी अमन को कमजोरी ने कह दिया, अगर कभी कोशिश मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि अब भारत को इमरान खान से कश्मीर में होना चाहिए, इमरान खान से अच्छी चीजें सीखें कि कैसे इमरान खान मुस्लिम वर्ल्ड के जिस तरह से एक तरह से लीडर बनकर उभर रहे हैं, इस्लामोफोबिया जैसे जाइंट को वो एड्रेस कर रहे हैं आंखों में आंखें डालकर, जिस तरह से वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अपनी फौज के साथ सेम पेज पर हैं,
तो भारत की जाहिर टांगें कांपती हैं, क्योंकि भारत को मसला होता है कि पहले जो पाकिस्तान के कुछ हुक्मरान ऐसे भी गुजरे हैं जो अपनी फौज से लड़ते रहते थे, तो अब इमरान खान चूंकि सेम पेज पर हैं तो इनको मसला होता है। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाक भारत आप पूरी कौम एक पेज पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।